आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हमने वोकेबलरी का एक सेशन शुरू किया था अपनी BHU की प्रिपरेशन के लिए, तो इसमें कुछ आपको हम वर्ड्स देंगे, ठीक है, और किस तरह से वो बिल्ड होते हैं और किस तरह से उसी वर्ड की आप हेल्प लेके और आगे अपनी वोकेबलरी को कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे मजबूत कर सकते हो, कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मैंने कल बताई थी, ठीक है। देखिए वोकेबलरी क्या है कि आपके पेपर में जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर इंग्लिश जो है एक मेन पोर्शन रहेगा। इक्वल कहने का मतलब है कि इक्वल पार्ट रहेगा इसका भी, ठीक है। तो इंग्लिश जो भी एक कंप्रेंशन कह लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें एक बड़ा जो पोर्शन है वो रहता है वोकेबलरी का। और वोकेबलरी में क्या होता है कि वर्ड, देखिए वर्ड जितने ज़्यादा आपको पता होंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक वर्ड पढ़ते हैं आप तो वो आपको एक जगह पे देखने को नहीं मिलेगा, वो काफ़ी जगह पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है आज का इवैक्यूएट। देखिए इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है। इवैक्यूएट का मतलब होता है कि एक जगह जहाँ पे अभी एक ऐसी जगह जहाँ पे अभी कोई रिस्क हो या फिर कह सकते हैं डेंजर हो, खतरा हो, तो वहाँ से हमारा निकलना या वहाँ से लोगों का निकालना, लोगों को निकालना, ये चीज़ जो है ये इवैक्यूएट कहलाती है। जैसे अभी आपके सामने ही चल रहा है, जो कहीं पे भी वार वगैरह होते हैं या फिर कोई आपदा हो जाती है, नेचुरल या अननेचुरल जैसे भी कह लीजिए, तो वहाँ से क्या करते हैं जो देश होते हैं वो अपने अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब ये न्यूज़ आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इवैक्यूएशन, इवैक्यूएटिंग, ये सब वर्ड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो वही मतलब है इसका। इवैक्यूएट का मतलब होता है निकालना, एक खतरे वाली जगह से लोगों को निकालना या हमारा खुद का निकलना, ठीक है। तो इवैक्यूएशन इसका वो बन जाएगा। और एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन अमिड वार। अभी जैसे आपको पता है रूस और यूक्रेन में जो चल रहा है उसकी वजह से यहाँ के जो नागरिक हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पे काफ़ी सारे उनको निकाला जा रहा है, तो दैट इज़ इवैक्यूएशन, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए आपकी ये बता दूं कि मैं ये जो हमारा मिशन चल रहा है अभी यूक्रेन से निकालने वाला, इसको नाम दिया गया है मिशन गंगा, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे। देन आता है भैया कंसोलिडेट। देखिए कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेट इसकी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ पे आपको CON कौन मिल जाए ना, CON या COM, ये रूट होती है, शुरू में लगाते हैं, तो ये दोनों रेफ़र करते हैं टुगेदर को, यानी किन्हीं दो चीज़ों को साथ में लेके चलने को ये रेफ़र करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कनेक्ट, CON हो तो उसमें भी है ना, कोमेमोरेट, काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे को आज जुकाम काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ठीक ना आ रही हो, लेकिन ठीक है। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है भैया किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों को एक जगह पे जोड़ना, ठीक है। और देखिए वर्ड का मीनिंग याद होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो वर्ड आखिरकार यूज़ कहाँ पे हुआ है ना। तो वही चीज़ है, अगर आप थोड़ा बहुत आपने जी के पढ़नी स्टार्ट कर दी है, पॉलिटी वगैरह, तो वहाँ पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगी, दैट इज़ कंसोलिडेट फंड, एंड एक और होता है दैट इज़ कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो चीज़ें तो होती है कंसोलिडेटेड फंड में। और एक होता है कि कुछ फंड वो अलग से रखते हैं कुछ फ्यूचर के लिए या कह सकते हैं कि डिज़ास्टर के लिए, तो वो चीज़ होती है कॉन्टीजेंसी फंड में, ठीक है। तो कंसोलिडेट फंड ये वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट होता है, जहाँ पे रिवेन्यूज़ यानी जो हमारे से टैक्स वगैरह ये जो भी कमाई करती है सरकार, प्लस जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको माइनस करके, दैट इज़ कंसोलिडेटेड फंड। इस तरह से ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। फिर आता है भैया कॉन्शियस। देखिए कॉन्शियस वर्ड आपने बहुत जगह पे देखा। कॉन्शियस का मतलब अगर हिंदी में कहूँ तो एक कह सकते हैं होश, ठीक है, होश कह सकते हैं। अगर अनकॉन्शियस लिखा होता तो हम कह सकते हैं कि भैया ये होश में ना होना, ठीक है, बेहोशी की हालत भी कह सकते हैं। और बेहोश के अलावा ये भी कह सकते हैं अनकॉन्शियस का मतलब ये भी हो सकता है कि एक्टिव नहीं है हम, ठीक है ना। एक होता है सजग रहना और एक जो सजग नहीं होता, तो दैट इज़ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या चल गया, नहीं चलाना भाई, कैंसिल कैंसिल। तो तो देखिए कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है भैया होश हिंदी में, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो अवेक हो, जो जागा हुआ हो, जो नोटिस कर रहा हो, ठीक है, आसपास की चीज़ उसको फील हो रही है, उसको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि द इंजर्ड ड्राइवर, जो घायल ड्राइवर था, वाज स्टिल कॉन्शियस, वो होश में था,
जब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँची, यानी वो बच गया। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब होश में होना। चलिए आगे। फिर आता है भैया एक वर्ड ऑप्टिमिज्म। देखिए ऑप्टिमिज्म क्या होता है हिंदी में, अगर एक कहा जाए हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखे है ना सच, आशावाद। ठीक है, तो ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर, इंसान के अंदर, पर्सन के अंदर एक जिससे हम फ्यूचर में एक आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, एक दो तरह के लोग होते हैं, एक हम कह सकते हैं जो उम्मीद रखता है पूरी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा होगा, जो भी होगा ठीक होगा, और दूसरा यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो दैट इज़ ऑप्टिमिज्म एंड द अनदर वन इज़ पेसिमिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका एंटोनियम कह सकते हैं, अपोजिट कह सकते हैं, दैट इज़ पेसिमिज्म। तो इस बंदे को क्या कहेंगे हम, ऑप्टिमिज्म वाले बंदे को ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिज्म का मतलब हो गया आशावाद, जो पूरा होप रखता है बंदा, फीलिंग दैट द फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल। ठीक है, एक सोच है हमारी, कहते हैं एक आशावाद होता है, एक निराशावादी होता है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर फ्यूचर। चलिए आगे। फिर देखिए, फिर आता है वर्ड वैक्सीन। वैक्सीन आप सभी को पता है क्या है क्या नहीं है। अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए वैक्सीन की, तो डेफिनेशन इस तरह से है कि थिंग या फिर कोई भी चीज़ दैट प्रोवाइड्स एक्टिविटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पार्टी, यानी किसी रोग से लड़ने के लिए कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा चीज़ जो हमें किसी रोग से लड़ने के लिए, किसी डिसीज़ से लड़ने के लिए इम्यूनिटी देता हो, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन आर रिक्वायर्ड टू फाइट पेंडेमिक, दैट इज़, ये तो आपको बताने की लोड़ ही नहीं है। फिर आता है एक अच्छा वर्ड तो नहीं कह सकते, ठीक है, पैट्रीसाइड आता है। देखिए जहाँ पे भी जिस वर्ड के लास्ट में आपको CIDE मिल जाए ना, तो ये साइड जो है ये किलिंग से संबंधित है, किलिंग यानी हत्या से संबंधित है। जैसे आप सुसाइड पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे सुसाइड ये खुद की हत्या करने का है, CIDE लिखा हुआ है आगे, ये हत्या से रिलेटेड है, और ये जो है मेंशन करेगा कि किसकी हत्या है। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए पैट्रीसाइड की बात की जाए तो ये रेफर करेगा किसको, किलिंग ऑफ फादर को। आपने सुना होगा जेनोसाइड, है ना, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है कि भैया एक पूरी की पूरी शहर को ही ख़त्म कर देना, एक पूरे के पूरे कह सकते हैं कि वंश को ख़त्म कर देना, दैट इज़ कोल्ड एज जेनोसाइड। जैसे जैसे हमारे जो वार होते हैं, वर्ल्ड वार हुए थे, तो वो एक तरह का जेनोसाइड कहला सकते हैं। जैसे वो नाजीस या कौन से थे वो जर्मनी वाले, जिन्होंने कुछ हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया था, तो दैट इज़ कॉल्ड जेनोसाइड, एक बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों की हत्या कर देना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनोसाइड। पैट्रीसाइड मीन्स रेफरिंग टू फादर, मतलब किलिंग ऑफ वंस फादर। और इसी तरह से काफ़ी और चीज़ें बन सकती हैं। मैट्रीसाइड कर दोगे तो ये मम्मी मदर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा आप अगर फ्रेट्रीसाइड कर दोगे तो ये फ्रेटर्निटी वाला जो वर्ड है वो है, ये भाई से संबंधित आ जाएगा, यानी किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये जो ये वाली जो रूट है, इसके ऊपर काफ़ी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे। देन आता है भैया फोबियास। देखिए फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है एक स्टेट कह सकते हैं हमारे माइंड की, ऐसी स्टेट जिससे हमको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से डर तक लगता है। ठीक है, अपने आपको, मुझे, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, फोबियास होते हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे जो है एक्रोफोबिया दिया हुआ है। देखिए एक्रो जो है ये हाइट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी ये आपको एक रूट पता चल गई कि एक्रो जहाँ पे आएगा वो हाइट से रिलेटेड होगा, और फोबिया यानी एक डर, फियर, तो इसे हम कह देंगे फियर ऑफ हाइट्स। इस तरह से काफ़ी सारे फोबियास होते हैं। ठीक है, मुझे अभी कोई भी नाम याद नहीं आ रहा है फोबिया का, लेकिन ठीक है काफ़ी सारे आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखिए। फिर आता है एक वर्ड, दैट इज़ विटल। ठीक है, तो देखिए विटल जो वर्ड है ये रेफ़र किस चीज़ को करता है, ये करता है रेफ़र लाइफ को, या फिर रेफ़र करेगा एनर्जी को। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन और जिंदा होना। जीवन और जिंदा होना दोनों अलग चीज़ें हैं ना वैसे, तो इस चीज़ को ये रेफर करें। देखिए विटल जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाएगा ना, तो वहाँ पे आप ये विटल जो वर्ड है, इसके आगे पीछे और भी चीज़ें जुड़ने के बाद ये और भी वर्ड बन सकते हैं इसके। पहले इसको शोर करने दो। यस, तो भैया विटल का मतलब होगा लाइफ से संबंधित रहेगा। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखेगा विटल, तो समझ जाना कि वो ज़िंदगी से संबंधित है, प्राण देने से या प्राण लेने से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से। और इसका एक मैं आपको एग्जांपल सीधा बताता हूँ। आपने एक सलमान खान की ऐड देखी होगी, सलमान खान जो एक्टर है हमारा बॉलीवुड का,
उनकी एक ऐड हुई रिवाइटलाइज, उनका एक कैप्सूल या एक दवाई की ऐड करते थे। तो रिवाइटल का मतलब यही है कि फिर से ज़िंदा करना, यानी फिर से एनर्जी देना उस बंदे को, क्योंकि अब वो 40 की उम्र के बाद जो है, एक बार ट्रैक्टर को जाने दीजिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, कि विटल जहाँ पे आपको वर्ड दिख जाएगा, ये लाइफ और एनर्जी से संबंधित होगा, ठीक है, प्राण देने से, प्राण भरने से, प्राण लेने से, इन चीज़ों से संबंधित होगा। और मैंने एक सीधा साधा एग्जांपल आपको ये बताया कि सलमान खान की आपने एक ऐड देखी होगी जिसपे वो रिवाइटल नाम की एक दवाई की ऐड करता है, ठीक है। रिवाइटल का मतलब क्या हो जाएगा कि देख, विटल का मतलब तो है एनर्जी या लाइफ से, और रिवाइटल मतलब वापस से एनर्जी देना। उस ऐड का रिलेशन क्या था कि भैया 40 या 50 उम्र की एज होने के बाद हमारा शरीर जो है कमज़ोर होने लग जाता है, एनर्जी कम होने लग जाती है, तो उसी के लिए जो उन्होंने रिवाइटल अपने जो है एक प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल कोई ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं कोई अच्छा, तो ठीक है, जो भी है आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा एक और चीज़ बन सकती है रिविटलाइज, ठीक है। रिवाइटल ये तो एक नाउन सी होगी, रिविटलाइज की बात करें कि पुनः ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। ये पूरी नाउन वो बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी। इस तरह से और क्वेश्चन भी है आगे, 2 वर्ड और है, देख लीजिए। देखिए, एक होता है एलिविएट, देखिए एलिविएट वर्ड जो है ये एक रूट के ऊपर बना है, उसी रूट से एक और वर्ड बना है जो अपने एलिवेटर वगैरह होता है ना, मॉल्स वगैरह में या बड़े बड़े जो होती है सिटीज़, वहाँ पे आपको अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ दिखती है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, एलिवेटर ही कहते होंगे मेरे ख्याल से। तो उसी रूट से बना हुआ ये वर्ड है एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग होता है हल्का करना किसी चीज़ की, मतलब कहने का दूर, ये भी कह सकते हैं कि हम चिंता दूर करना, ठीक है, चिंता दूर करने या फिर हल्का फील कराना, दैट इज़ एलिविएट या फिर एलिविएशन, ठीक है। कहाँ गया भाई पेन। तो टू लेसन और लाइटन एनीथिंग, यानी अगर मैं कह दूं कि किसी चीज़ को ऊपर उठाया गया है तो हम उसे भी एलिविएट कहेंगे, या फिर अगर आपने किसी से बात करके उसकी कोई स्ट्रेस दूर किया है तो वो भी एक एलिविएशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये जो एलिविएट वर्ड है देखने को मिलेगा, इसका एग्जांपल मैंने दिया नहीं है, ठीक है। फिर एक है मैग्नेनिमस। अब इस वर्ड में काफ़ी सारी रूट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ MAGNA, मैग्नन, ठीक है। मैग्ना, आप इतना मैग्ना याद रख लीजिए, जहाँ पे आपको इस तरह का एक रूट देखने को मिल जाए किसी वर्ड में भी, किसी में भी, तो उसका मतलब होगा अट्रैक्ट करने से, ठीक है। उसका मतलब होगा लार्ज से, उसका मतलब होगा, ये कह सकते हैं अट्रैक्ट ही कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया एक जैसे आप मैग्नेट देखते हैं, वो भी इसी रूट से बनी है। इसके अलावा आप मैग्नीफायर ग्लास देखते हैं, है ना, तो वो भी इसी से बने हैं। तो मैग्नीफायर का क्या 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 मतलब है, लार्ज करना। मैग्नेट का क्या मतलब है, अट्रैक्ट करना। उसी तरह से ये जो मैग्नेनिमस है, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो बड़े दिल वाले से संबंधित है। मैग्ना का मतलब तो हो गया लार्ज, एनिमस का मतलब होता है बंदे की साउल, बंदे का दिल, जो चीज़ कहते हैं कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो वो वाला दिल, ये इट्स नोट वाला हार्ट वाला दिल नहीं है, ये वो दिल है जिसमें हमारी एक करेक्टरिस्टिक दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से इस मैग्ना वाली जो रूट है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ कि ही इज़ नोन फॉर हिज मैग्नेनिमिटी, मतलब वो अपने बड़े दिल के लिए फेमस है, अपने परोपकार भाव के लिए फेमस है, ठीक है। इस तरह से ये जो वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए एक लास्ट वर्ड है, एक होता है भैया नोस्टाल्जिक। देखिए नोस्टाल्जिक क्या होता है, नोस्टाल्जिक एक कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे हमें पुरानी यादों के, हम खोए खोए रहते हैं ना, कि खोया खोया चांद वाले, वही वाली सिचुएशन है। तो हम जो है एक फीलिंग में रहते हैं, एक अपनी पुरानी यादों की, कि पहले हम इतने खुश हुआ करते थे, बस वही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है, हम वही सोचते रहते हैं ऐसे वैसे, ठीक है, पुरानी चीज़ें। तो दैट फीलिंग इज़ नोस्टाल्जिक फीलिंग, या फिर इसको हम होम सिकनेस कह सकते हैं, मेमोरीज ऑफ पास्ट कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड या दिस इज़ अ फीलिंग, ठीक है। इसके मैंने 2 सिनोनियम भी दिए हुए हैं, वन इज़ विस्टफुल एंड द सेकंड इज़ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल भी उसी चीज़ को रेफर करता है जो नोस्टाल्जी को करता है। सेंटिमेंटल यार अपने कह देते हैं यार सेंटी क्यों हो रहा है, अब उसकी याद आ रही है तो भाई सेंटी तो हम होंगे ही, ठीक है। तो दैट इज़ नोस्टाल्जिक फीलिंग। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही हुआ है, ए पर्सन लुकिंग बैक एट ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड रिमेंबरिंग ओल्ड गुड टाइम, ठीक है। चलिए, वन मोर वर्ड इज़ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी वर्ड जो है ये रेफर करता है हमारे
जो हमें अपने माता एक बच्चे को अपने माता पिता से जो गुण मिलते हैं, उन गुणों को हम रेफ़र कर सकते हैं हेरिडिटरी क्वालिटी के हिसाब से, हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक के हिसाब से। या फिर हम कह सकते हैं कि एक हेरिडिटरी पोस्ट हो सकती है, जैसे राजा होते थे पहले तो उनके बेटा को वो पोस्ट मिल जाती थी, फिर उसके बेटा को, तो दैट इज़ अ हेरिडिटरी पोस्ट या फिर हेरिडिटरी राज। मोनार्की लिखा है ना मैंने, ये मोनार्की वर्ड मैंने बोल्ड इसलिए किया क्योंकि ये भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हेरिडिटरी जहाँ पे आपको वर्ड दिखेगा वहाँ पे आप समझ जाइएगा, क्या समझ जाइएगा कि ये वर्ड आगे रेफ़र करेगा बर्थ को, या जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हो, जहाँ हमें अपने पेरेंट्स से मिले हो। हिंदी में आपको पता है अनुवंशिक कहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वालिटी होती है, हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ भी होती है जो कि हेरिडिटरी होती है, जैसे कि हमारा आई का कलर या हमारे बालों का कलर या हमारे शरीर की स्ट्रक्चर ऐसी, समझते हो, ये सब चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे जीन्स के क्या कहते हैं उसको, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे में देखने को मिलती है। और एग्जांपल मैंने ये दिया था कि वी हैव सीन द एंड ऑफ हेरिडिटरी मोनार्की, यानी आज के टाइम में आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वो हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं लोकतंत्र को इंग्लिश में भाई, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे पहले क्या होता था, पहले मोनार्की मोनार्की जा ये वर्ड मैंने बोल्ड इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था ARCHY, जिस वर्ड में आपको आर्की मिल जाए ना, तो इस आर्की का मतलब होता है राज, और किस तरह का राज है वो आगे से पता चलेगा हमें। अगर हम कह देते हैं पैट्रियार्की, यानी जहाँ पे पुरुषों का राज होता है, मैट्रियार्कल कह देंगे तो भैया जहाँ पे माताओं का या फीमेल्स का वो होता है, मोनार्की कह देंगे जहाँ पे एक बंदे का, ये अब एक राज्य से संबंधित बात करें तो मोनार्की यानी जहाँ पे एक ही वंशानुगत क्रम में चलता रहता है, दैट इज़ मोनार्की। ठीक है, और भी काफ़ी तरह के, इस आर्की के अलावा एक और रूट जो है बन सकती है, आर्की लिखा होगा वो भी एक रेफ़र करेगा राज को। ठीक है, किस चीज़ का राज है या किस बंदे का राज है या किन का राज है। और दूसरा होता है क्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना वैसे वाला क्रेसी, ये लास्ट में लगेगा। जैसे थियोक्रेसी कह दे तो भैया जो भगवान के नाम पे राज करते हैं। ठीक है, या फिर एरिस्टोक्रेसी कहते हैं जहाँ पे प्राइस्ट जो होते हैं वो राज करते हैं। तो दैट इज़, यानी एक ही रूट से आपको बहुत 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 ज़्यादा वर्ड्स जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बार अच्छे से इन वर्ड्स को देख लोगे, सभी को, इनके रूट्स को देख लोगे, तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे ये सभी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट वर्ड था। ठीक है, तो कल से हो सकता है कि EDF रेस शुरू करें या फिर जो भी है कंटिन्यू रखेंगे इसको, इस पर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी कंटिन्यू बने रहोगे। ठीक है, तो BHU इन्फोपीडिया चैनल पे आ जाइए, टेलीग्राम पे। और जो भी अगर आपके कोई दोस्त हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या BHU की प्रिपरेशन कर रही है तो उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।